So students, again myself Dr. Meenakshi Syal with you. So we were discussing about dimensional formula for various physical quantities. So the next physical quantity we are considering as pressure. जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपने क्या करना है, आपने कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आपने सिंपली डेफिनेशंस याद करनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑटोमेटिकली निकलते जाएंगे. अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स per unit area. So that means when we will take pressure, we will take force upon area. अब भी बताओ फोर्स की क्या लिखें? कोई बात नहीं, आप फोर्स मीन्स मास, एक्सेलरेशन, तो ऐसे याद रखिए, ठीक है. एंड एरिया इज L2. सो प्लीज क्रैमिंग नहीं करनी. अब फोर्स है, मास है, m1, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, तो L1t -2. अब आपके पास ये m1 आ गया, L की पावर ऊपर 1 है, नीचे -2 है, 1 - 2 इज -1, तो आपके पास प्रेशर बन गया m1 L -1t -2. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रेस. अब स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस इज अगेन द फोर्स. फोर्स होती है? नहीं, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया. एक्चुअली स्ट्रेस को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. इस क्वांटिटी का मीनिंग कहाँ पर ये इन्वॉल्व होती है? जब आप बात करते हो कि मान लिए एक आपने स्प्रिंग ले लिया, आप स्प्रिंग के नीचे कुछ वेट हैंग कर देते हो, क्या हो जाएगा? स्प्रिंग आपका इलोंगेट हो जाएगा. दैट मीन्स उसके अंदर उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो डिफॉर्मेशन आ गई. अब जैसे ही आप उस वेट को रिमूव कर देते हो जो आपने हैंग किया था, तो वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा. तो पहले क्या हुआ था? वो इलोंगेट हो गया. इलोंगेट जिस फोर्स की वजह से हुआ उसको क्या बोल देते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स. और डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर होगी? जो वेट आपने हैंग करवाया. अब आपने क्या किया? उस वेट को रिमूव कर दिया. दैट मीन्स आपने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी, तो बॉडी रीगेन करना चाहेगी, रीस्टोर करना चाहेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को. तो इसलिए रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स मीन्स अ सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स. क्लियर द कॉन्सेप्ट? तो स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, बट अगेन है तो ये फोर्स ही, एरिया इज L2, तो आपके पास इसकी डायमेंशन बन गई m1 L -1t -2. देन इज द स्ट्रेन. अब स्ट्रेन में क्या है? चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन. जैसे कि मैंने बात आपसे स्प्रिंग की स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज आएगी. अब अगर मैं एक बॉल ले लूँ, तो बॉल पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा. तो इसलिए आप स्ट्रेन में कुछ भी कह लो, you can say ratio of change in length to original length, or you can say change in volume to original volume. तो जो डायमेंशन ऊपर हैं वो ही नीचे होंगी, नेचुरली चेंज उसी में होगा. अब भाई लेंथ की चेंज है तो डिस्टेंस ही, ओरिजिनल भी डिस्टेंस है, तो इट विल बिकम 0, L0. सो दैट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो? m0 L0 t0. m0 L0 t0 लिखने का मतलब कि इसमें ये जो क्वांटिटी आपके पास बन गई, ये बन गई डायमेंशनलेस. इसलिए आप इसमें क्या कहोगे कि स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अब आपको एक नंबर की प्रॉब्लम में आ जाए, व्हाई स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, तो आप क्या कहोगे? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. A modulus of elasticity, it's a ratio of stress to strain. तो जब ratio है stress to strain, now stress is m1 L -1 t -2 and strain is dimensionless. तो यहाँ 1 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे m0 L0 t0. तो आपके पास क्या बन गया? m1 L -1 t -2. हाँ जी. Now the question is name 3 physical quantities which have got same dimensional formula. जब मैं कह रही हूँ नेम 3 फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स अलग अलग, तो इसमें अब कौन सी 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं?
pressure, stress, modulus of elasticity. So these are three physical quantities which have got same dimensional formula. Now next is density. आप आगे भी निकाल चुके हो. Mass upon volume. Mass is m1, volume is L3, so that means density will be m1 L minus 3 Tc. Then relative density. Relative density आप किसकी लेते हो, किसी भी substance की. Let's say I want to calculate relative density of iron. तो उसमें क्या होता है? It is ratio of density of substance. जैसे iron की relative density निकालनी है, so that means density of iron divided by density of water at 4 degrees Celsius. अरे चाहे सब्सटेंस की डेंसिटी है या वाटर की डेंसिटी है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम आएगा. तो ऊपर आपके पास क्या बना? m1 L माइनस 3. नीचे क्या बना? m1 L माइनस 3. तो ये क्या बन गया? 1 minus 1 0, minus 3 plus 3 0. तो अगेन इट इज डायमेंशनलेस. तो relative density is also dimensionless because it's the ratio of two similar physical quantities. Now surface tension. Surface tension क्या होती है? Surface tension is force per unit length. Surface tension की बात आप कहाँ पर करते हो? जब हम लेते हैं rise of liquid in capillary. यहाँ जब हम ये कहते हैं कि free surface of liquid at rest behaves like stretched elastic membrane. कभी आप ग्लास में पानी ले लेना, ऐसा ग्लास लेना जिसका कि ऊपर से जो सरफेस एरिया कम हो, तो उसमें पानी लेके काफ़ी देर पानी जो है आपका रेस्ट की पोजीशन पे है, तो आप उसमें ना अगर बेटा बड़े ध्यान से उस पे एक आयरन की नीडल रख दोगे विदाउट डिस्टर्बिंग वाटर, तो वो आयरन नीडल उसके ऊपर फ्लोट करेगी. है ना? हो गया कमाल, हो गया ना जादू. आयरन नीडल तो डिप कर जानी चाहिए. यहाँ क्यों फ्लोट कर रही है? क्योंकि जो वेट ऑफ आयरन नीडल है दैट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. तो वो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच free surface of liquid at rest behaves like stretched elastic membrane. ये आप पूरा surface tension के चैप्टर में पढ़ोगे. यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि this surface tension is measured as force per unit length acting on the surface. तो force आ गई m1 L1 T minus 2 और लेंथ बन गया L1. तो आपके पास ये बन गया m1 L0 T minus 2. Then surface energy. अब surface energy की बात करने के लिए याद होगा जब बचपन में आप वो सोप बबल्स बनाते थे, है ना? एक छोटा सा मिर्गी, वो आपको खिलौना सा टॉय, उसमें ब्लो किया, अलग अलग साइजेस के आप सोप बबल्स बना के उड़ाते थे, खूब मज़ा करते थे. लेकिन कब वो सोप बबल बनते थे? जब आप ब्लो करते थे, दैट मीन्स वर्क होता था. तो सरफेस एनर्जी वही है, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया. कितना काम करना पड़ता है उस एरिया को इंक्रीज करने के लिए? तो वर्क अपॉन एरिया. अब वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स इज m1 L1 T minus 2. एक और डिस्टेंस आ गया तो m1 L2 T minus 2. एरिया इज L2. तो अगेन इट विल बिकम m1 L0 T minus 2. तो dimensional formula will be the same for surface tension and surface energy. तो इस तरीके से हमने इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट किए. अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला निकालने आ गए. ठीक हो गया. दूसरा आ गया कि नेम 2 फिजिकल क्वांटिटीज और 3 फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनली सेम. अब कोई आपको ये नहीं आप सोच रहे कि ये जो मैं कर रहे हैं हम इतना, इसका फ़ायदा क्या है? बेटा
एक चीज आपको क्लियर करूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं वो आपने लिखने हैं ना, तो बेटा वो आप यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ से कैसे, ये देखो, जैसे आपके पास ये आया है ना, अब मैंने लिखना है मास क्या है, किलोग्राम पर एल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट मीन्स कि आप जैसे प्रेशर के यूनिट कहते तो ये हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, फोर्स के। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो आप निकाल के भी देख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके बराबर बनेगा, क्योंकि न्यूटन क्या है, फोर्स, फोर्स है ना, तो दैट इज मास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या है, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए इस पॉइंट को याद रखिए कि इसका ये बहुत अच्छा पर्पस है कि बाय नोइंग डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन राइट यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके बाद फर्दर इसी कड़ी में आगे चलते हैं, तो हम लेते हैं एंगल, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एंगल क्या होता है, थीटा इज एल बाय आर, तो दैट मीन्स कि एंगल के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। So now length of arc is distance L1, radius is also distance L1, so it will be M0 L0 T0. It's again dimensionless. ठीक है, पर अभी जो मैंने बात बताई थी, अब इसके हिसाब से अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो उसके क्या यूनिट्स होंगे, कोई यूनिट्स नहीं होंगे। स्ट्रेन हैज गॉट नो यूनिट्स, रिलेटिव डेंसिटी हैज गॉट नो यूनिट्स। सो नाउ आपको याद है कि जब हम ये फॉर्मूला करते हैं थीटा इज एल बाय आर, तो हम कहते हैं थीटा इन रेडियन। तो अब आपके पास ये एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ सकती है, इज देयर एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस बट स्टिल हैव गॉट यूनिट्स, तो आवर आंसर विल बी यस। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल, एंगल इज डायमेंशनलेस but still it has got units. Now next is angular velocity. इसके लिए हम सिंबल ओमेगा लेते हैं, it will be angle upon time, so that means angle means m0 l0 t0, time is t1, तो ये बन गया m0 l0 t -1। देन एंगुलर वेलोसिटी के बाद आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से लेते हैं, इट विल बी एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ एंगुलर वेलोसिटी इज m0 l0 t -1 एंड टाइम इज t1, तो ये बन गया m0 l0 t -2। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टर्म, दैट इज दिस यू कैन से फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो इट विल बी 1 अपॉन t -1। 1 मीन्स इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, m0 l0, सॉरी ये t1 टाइम पीरियड में जब ऊपर आएगा तो इट विल बिकम m0 l0 t -1। देन देयर इज वन टर्म दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक चीज का याद रखना, यहाँ भी टर्म ग्रेडियंट आए, ग्रेडियंट का मीनिंग होता है वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे अगर आपके पास हो dx by dt, it means that rate of change of x with respect to time। तो जब वो gradient, तो it is variation with respect to distance। तो velocity gradient का क्या meaning हो गया, variation of velocity with respect to distance, तो it will be velocity divided by distance। अब velocity क्या है, l1 t -1
एंड डिस्टेंस इज L1, तो ये बन गया L0 t-1। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आपके पास ये तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, बट तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपके पास सेम आ गया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारी टर्म्स आपने पूरा +1 में पढ़नी है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास मीन्स m1, डिस्टेंस मीन्स L1, स्क्वायर मीन्स 2, पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा m1 L2, और जिसका नहीं है तो t का क्या लिखोगे t0। इसके बाद इसी तरीके से हमारे पास और क्वांटिटीज बनती हैं। हमारे पास एक टर्म आती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम क्या लेना चाह रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ऐसे याद करो, आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते रहे हो। एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to product of masses of two bodies and inversely proportional to square of distance between them. That means you know that F is equal to G m1 m2 by r square। अब उसी फॉर्मूले को बस याद करो, ठीक हो गया। तो इसका मतलब अब आप G को क्या लिख लोगे, F that is force into R, distance between the two bodies, उसका क्या आ गया square, m1 mass of one body and m2 mass of other body। अब देखो हम क्यों इस तरीके से रट्टा लगाएं, क्रैम करें, हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम उस फॉर्मूले को लिख के ही कर लेंगे। तो अब फोर्सेस m1 L1 t-2, अब इतनी बार लिख के ऑटोमेटिकली लर्न हो चुका है। डिस्टेंस इज L1 का स्क्वायर m1 इंटू m1, तो ये आपके पास बन गया। अब अगर ध्यान से देखिए, ऊपर m की पावर 1 है, नीचे 2 है, 1 - 2 दैट इज -1। अब L का देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 + 2 दैट इज 3 t-2। सो दैट मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के आपके पास फॉर्मूला बन गया m-1 L3 t-2। देन प्लैंक्स कांस्टेंट H, ये आप लिखते हो जब आप ये कहते हो कि एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट, तो आप उसमें क्या कहते हो, E = h न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब H आपके पास क्या बन गया, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो बजाय कि हम इसको क्रैम करें तो हमें जो सीधा फॉर्मूला पता है हम उसको लर्न कर लिया। अब एनर्जीज वर्क m1 L2 t-2, frequencies 1 / time period, 1 / time period means t-1। तो ये आपके पास बन गया m1 L2। अब t की पावर नीचे -1 है, ऊपर जाके +1 होगी, -2 + 1 will become -1, तो ये h प्लैंक्स कांस्टेंट का आ गया। देन देयर इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इटा। ये कहाँ पर आता है, विस्कस लिक्विड के लिए। विस्कस लिक्विड कौन से, जैसे देखो पानी को आप जमीन के ऊपर गिराओ, फटाफट कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन उसकी जगह पर अगर आप ग्लिसरीन को मूव कराओगे तो वो बड़ी धीरे धीरे जाती है, बड़ी कम सरकेगी। सो दैट इज ड्यू टू इट्स विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आती है, विस्कोसिटी की। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके लिए फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स F इज इटा A dV/dx। कि एक्चुअली जो विस्कस फोर्स है, मैंने कहा कि इसमें एकदम लिक्विड फास्ट मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड की, दे ड्रैग द मोशन ऑफ ईच अदर।
तो dv by dx is the velocity gradient, velocity difference between the different layers. तो इसलिए आपको क्या याद रखना है कि F is equal to F viscous force is equal to eta A dv by dx. ये क्या आएगा? एरिया. तो इसका मतलब जब आप इटा लिखोगे तो आप इसको लिख लोगे फोर्स into dx means you can write distance divided by area into velocity. अब dv change in velocity means velocity. ठीक हो क्या? अब फोर्स क्या है? m1 l1 t minus 2. Distance is l1. Area is l2. And velocity is l1 t minus 1. अब आप देखिए इसमें तो आपके पास m की पावर 1 आ गई, कहीं नहीं और. अब l का देखिए, ऊपर है 1 plus 1 that is 2 और नीचे है 3, तो 2 minus 3 will be minus 1. अब t का देखिए, ऊपर -2 है, नीचे -1 है, ऊपर जाके प्लस होगी. -2 + 1 is -1. तो इटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के आपके पास बन गए m1 l-1 t - 1. And then we are considering further of इसी तरीके से वेवलेंथ ले लो. अब अगर आपको वेवलेंथ कहा जाए, वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ के होगा, क्यों नहीं होगा? वेवलेंथ आप लिखते हो जब कोई भी आप लाइट वेव ले रहे हो, तो वेवलेंथ मीन्स डिस्टेंस. वेवलेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूला लेना है, दैट मीन यू आर टेकिंग लैम्डा, डिस्टेंस. सो डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इसके क्या बन जाएगा? m0 l1 t0. अब उसके बाद है, जैसे मैंने ग्रेडियंट की बात कही थी, प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट. तो प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो ये क्या बनेगा? प्रेशर अपॉन डिस्टेंस. सो प्रेशर क्या है? m1. अब देखो फोर्स था l1 और एरिया डिवाइड हो गया, नीचे ऊपर आया -2, तो 1 - 2 इज -1. ऐसे ही याद करना है. तो ये प्रेशर का हो गया. डिस्टेंस इज l1, तो ये आपके पास बन गया m1 l, ऊपर जाके -1 -2. तो प्रेशर ग्रेडियंट विल बिकम m1 l-2 t -2. Then there is one more, that is Reynolds number. Reynolds number. Reynolds number is nr, which is given by rho v d by eta. Rho v d by eta. Rho here is the density, v is the velocity, d is diameter, and eta is viscosity. So that means Reynolds number is density into velocity into diameter divided by eta, that is coefficient of viscosity. Now density is m1 l-3, velocity is l1 t-1, diameter is l1 और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? m1 l-1 t-. ठीक हो क्या? हर एक की वैल्यूज पुट कर दी. अब आप यहाँ देखिए ऊपर ये बन गया m1 l की -3 + 2, दैट इज -1 t-1. और नीचे भी क्या है? m1 l-1 t-1. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 - 1 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो ये बन गया m0 l0 t0. और अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो m0 l0 t0, तो भाई ये बात सही तो होगी. इट इज डायमेंशनलेस, अरे इट इज नंबर, Reynolds नंबर. तो नंबर क्या होगा? नंबर विल बी डायमेंशनलेस. हालांकि कितना लंबा चौड़ा था, लेकिन जब हमने उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो वी आर गेटिंग दिस. अब ये जितने भी यहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज की बात की, इन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख पाए हैं इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t. लेकिन अब सपोज करो हमें आपको कहा जाता है
कि you write dimensional formula for temperature. Can you get it in terms of ml and T? No. तो टेम्परेचर के लिए मैं अलग से केल्विन से K1 लिख देती हूँ. So that means कि it will become M0, L0, T0, K1. अब जितनी भी क्वांटिटीज हैं आपके पास हीट में, उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल पाओगे. जैसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है. लेटेंट हीट आप कब लिखते हो? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सब नेचर ऑफ, और यू कैन से स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस या 1 ग्राम ऑफ गैस, यही लिखते हो ना. तो लेटेंट हीट L, तो इसमें आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो? Q इज इक्वल टू M इंटू L. तो L क्या बनता है? हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय M, दैट इज मास. इसमें तो और कुछ भी नहीं आएगा, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. हीट एनर्जी आपको मैंने बताया था कि कोई मर्जी एनर्जी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला विद द सेम. तो इट विल बी M1 L2 T minus 2 डिवाइडेड बाय मास, दैट इज M1. तो आपके पास लेटेंट हीट का बन गया M0 L2 T minus 2. अब आप बात करिए स्पेसिफिक हीट की. यहाँ टेम्परेचर आएगा. यहाँ टेम्परेचर की क्यों नहीं इन्वॉल्वमेंट हुई? बिकॉज टेम्परेचर में चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर. अ स्पेसिफिक हीट है, इसमें आप क्या लिखते हो? Q इज MS थीटा. तो इसलिए स्पेसिफिक हीट क्या आएगा? हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो यानी कि टेम्परेचर. तो यहां पर फिर क्या बन जाएगा? M1 L2 T minus 2, mass is M1 and temperature is K1. So it will become M0 L2 T minus 2 K minus 1. इसी तरीके से आप हीट में एक टर्म लिखते हो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K. तो इसके लिए हम ये कहते हैं Q इज इक्वल टू K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू T डिवाइडेड बाय X. ये आता है कि जब हीट फ्लो होता है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस. मान लीजिए ये दो सरफेस हैं, these two are at different temperature, then heat will flow from the surface at high temperature towards the surface at low temperature. तो A is the surface area जिससे फ्लो होना है हीट का. X is the distance between two surfaces. थीटा 1 and थीटा 2 is the temperature difference and T is the time. तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K क्या बन गया? Q means heat energy multiplied by X. X is the distance between the two faces. A, area of the face. Theta 1 minus theta 2 means temperature difference of the two faces. T, that is the time taken. तो अब हीट एनर्जी हो गई M1 L2 T minus 2. Distance is L1. Area is L2. टेम्परेचर डिफरेंस इज, अब ये नहीं कहना थीटा 1 की K1 है, थीटा 2 की K1 है, तो K1 माइनस K1 विल बिकम 0. नो, नॉट एट ऑल. तो जो आपके पास टेम्परेचर की है वो ही टेम्परेचर डिफरेंस की होगी. तो K1 टाइम इज T1. तो ये आपके पास बन गया M1. अब L के लिए देखिए, ऊपर है 1 + 2 3, नीचे है 2, तो 3 - 2 विल बी 1. अब T के लिए देखिए, ऊपर आपके पास है ये T की वैल्यू -2, नीचे 1 है, 1 जाके ऊपर -1 हो गया, तो ये T -3 बन गया, और K ऊपर जाके -1. तो इस तरीके से आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो. अब इसमें 4 तरह से ये प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको दे देती हूँ. M1 L-1 T-1. Now you tell me for which physical quantity this dimensional formula holds good. कि आपको एक डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया, आपने ये बताना है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है. नंबर 2,
कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज दे दी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तीसरा, नेम 3 फिजिकल क्वांटिटीज और 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनली सेम। चौथा इसमें हमने क्या कहा कि इज देयर एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस बट स्टिल है गॉट क्या है यूनिट्स। तो उसमें हमने ये कहना है कि यस it is the radian which is dimensionless but even then it has got units. This is only the rare example. Otherwise अगर कोई physical quantity dimensionless है it means that उसके कोई भी units नहीं होंगे। जो dimension formula किसी भी physical quantity का है वहाँ से हम उसके units find out कर सकते हैं। So that's all about the dimensions. So it's very important topic for whole of the physics. So thank you.